आज हम एक रियल एस्टेट कंपनी मोदीज नवनिर्माण लिमिटेड की अर्निंग्स कॉल पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये एक 15 साल पुरानी कंपनी है जो मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से अपनी जगह बना रही है। हाँ, और मामला बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल, हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इस कंपनी ने सिर्फ 6 महीनों में मतलब उतना मुनाफा कमाया जितना उसने पिछले पूरे साल में कमाया था। पूरे साल में? तो सवाल ये है कि मुंबई जैसे मुश्किल बाजार में जहां इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? इनकी सफलता का राज क्या है? चलिए इसे जरा विस्तार से समझते हैं। शुरुआती आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। राजस्व में 128% और मुनाफे में 165% की बढ़ोतरी। बिल्कुल, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनके पीछे एक ऐसी रणनीति छिपी है जो खास तौर पर मुंबई के लिए ही बनी है। वे सिर्फ इमारतें नहीं बना रहे हैं, वे मुंबई की सबसे बड़ी मुश्किल को ही, जमीन की कमी को, हाँ, जमीन की कमी को ही अपने सबसे बड़े मौके में बदल रहे हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ठीक है, तो चलिए इसी स्मार्ट रणनीति को खोलते हैं। आमतौर पर जब हम रियल एस्टेट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आता है भारी भरकम कर्ज, सालों तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स और अनगिनत मुश्किलें। और यहीं पर सारा खेल है। वे एसेट लाइट मॉडल पर काम करते हैं। एसेट लाइट सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। वे जमीन नहीं खरीदते। अच्छा, मुंबई में जमीन खरीदना मतलब अरबों रुपए फंसाना। इसके बजाय वे पुरानी जर्जर हो चुकी हाउसिंग सोसाइटियों के पास जाते हैं और उनके साथ रीडेवलपमेंट के लिए साझेदारी करते हैं। यानी पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बनाना। हाँ, बिल्कुल। इस मॉडल में वे सोसाइटी के सदस्यों को नए, बड़े और बेहतर घर बना कर देते हैं और बदले में उन्हें कुछ अतिरिक्त फ्लैट बनाने की इजाजत मिलती है जिन्हें वो बाजार में बेचते हैं। तो मतलब जमीन पर एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता? एक भी रुपया नहीं। और जैसा कि उन्होंने अपने कॉल में जोर देकर बताया, कंपनी आज पूरी तरह से कर्ज मुक्त है, डेट फ्री। बिना कर्ज के रियल एस्टेट का धंधा करना, खासकर मुंबई में, ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इसमें जोखिम भी तो होगा। अगर सोसाइटी के लोग बाद में किसी बात पे अड़ गए या कोई कानूनी अड़चन आ गई, तब तो कंपनी फंस जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती है। सोसाइटियों से डील करना मतलब दर्जनों परिवारों को एक साथ सहमत करना, यह आसान नहीं है। लेकिन यहीं पर उनकी 15 साल की प्रतिष्ठा काम आती है। उनका दावा है कि वे पारदर्शिता और समय पर काम पूरा करने पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। भरोसा बनता है उससे। बिल्कुल। जब लोग देखते हैं कि इस डेवलपर ने अपने पिछले सारे प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे किए हैं, तो भरोसा बनता है। लेकिन हाँ, जोखिम तो हमेशा बना रहता है। आपने समय पर काम पूरा करने की बात की। वे प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लेते हैं? क्योंकि मुंबई में तो प्रोजेक्ट्स 10-10 साल तक अटके रहते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कॉल में साफ तौर पर कहा कि एक बार सोसाइटी की मंजूरी और सरकारी परमिशन मिल जाने के बाद वे किसी भी प्रोजेक्ट को करीब 2 साल में पूरा कर देते हैं। 2 साल में? 2 साल। ये रफ्तार उनके कैश फ्लो को एक तरह से रॉकेट की तरह चलाती है। एक प्रोजेक्ट की बिक्री से मिले पैसे को वे तुरंत दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, बिना किसी बैंक या बाहरी निवेशक के इंतजार के। हाँ। 2 साल, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। ठीक है, तो ये हाई स्पीड जीरो लोन मॉडल कागज पर तो शानदार लग रहा है। अब देखते हैं कि इसका उनके वित्तीय प्रदर्शन पर क्या असर पड़ा है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े ही तो पूरी कहानी कह रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 की पहली 6 माही यानी अप्रैल से सितंबर के बीच उनका राजस्व रहा 83.39 करोड़ रुपए। ठीक है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 128% ज्यादा है। 128%? हाँ, और उनका मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी रहा 12 करोड़ रुपए, जिसमें 165% का जबरदस्त उछाल आया है। एक मिनट, 128% की बढ़ोतरी। इस सेक्टर की दूसरी कंपनियां औसतन कितना ग्रो कर रही हैं? मतलब इसे किसी पैमाने पर रखकर देखना होगा। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ज्यादातर बड़ी और स्थापित रियल एस्टेट कंपनियां सालाना 15-25% की ग्रोथ को भी बहुत अच्छा मानती हैं। अच्छा। उस लिहाज से 128% की छमाही ग्रोथ असाधारण है। और सबसे अहम बात जो उन्होंने बताई, क्या? ये 12 करोड़ रुपए का मुनाफा पिछले पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के कुल मुनाफे के बराबर है। मतलब जो पूरे साल में कमाया था वो इस साल सिर्फ 6 महीनों में कमा लिया। हाँ, सीधा सीधा मतलब है पैसा बरस रहा है। 6 महीने में पूरे साल का मुनाफा?
ये दिखाता है कि उनका मॉडल सिर्फ कागज पर नहीं, असल में काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टिकाऊ है? क्या वे इसी रफ्तार को बनाए रख सकते हैं? भविष्य के लिए क्या योजना है इनकी? ये सवाल उनके दिमाग में भी है और वे अब विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है भौगोलिक विस्तार। अभी तक उनका पूरा ध्यान मुंबई के पश्चिमी उपनगरों जैसे बोरीवली, कांदिवली और मलाड पर था। अब वे एमएमआर के दूसरे मतलब महंगे और बड़े इलाकों जैसे सांता क्रूज और घाटकोपर में भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। यानी वे अब बड़े तालाब में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा हिस्सा है रणनीतिक लिस्टिंग। वे अभी बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, जो छोटी कंपनियों के लिए होता है। हाँ। अब वे बीएसई और एनएसई यानी देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों के मेन बोर्ड पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक मिनट, मेन बोर्ड पर माइग्रेट करने का आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि कंपनी अब छोटी लीग से निकलकर बड़ी लीग में खेलने जा रही है। मेन बोर्ड पर आने से कंपनी की साख और विजिबिलिटी दोनों कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, विदेशी निवेशक जो अब तक उनमें निवेश नहीं कर सकते थे, अब कर पाएंगे। इससे कंपनी के शेयर में ज्यादा लिक्विडिटी आएगी। समझ गई। और उनकी विस्तार योजना का तीसरा हिस्सा क्या है? क्या वे एक ही तरह की इमारतें बनाते रहेंगे? नहीं, और यही उनकी रणनीति की खूबसूरती दिखती है। वे अपने उत्पादों में विविधता ला रहे हैं। उनके आने वाले 3 बड़े प्रोजेक्ट्स 3 अलग-अलग सेगमेंट को टारगेट करते हैं। कैसे? दहीसर में एक किफायती मतलब अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, जो पहली बार घर खरीदने वालों के लिए है। कांदिवली में एक मध्यम लग्जरी प्रोजेक्ट है और मलाड में मेन एसवी रोड पर एक प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट है। मलाड वाले प्रोजेक्ट को प्रीमियम क्या बनाता है? क्या खास होगा उसमें? कॉल में उन्होंने बताया कि ये सिर्फ लोकेशन की वजह से प्रीमियम नहीं है, इसमें वे स्टेट ऑफ द आर्ट अमेनिटीज देंगे। जैसे कि? जैसे रूफटॉप स्विमिंग पूल, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, एक मिनी थिएटर, शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स भी। वो हर इलाके की मांग और वहां के खरीदार की जेब को समझकर उसके हिसाब से उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ शानदार है और भविष्य की योजनाएं भी मजबूत लग रही हैं, लेकिन कॉल में निवेशकों ने ब्याज दरों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर भी चिंता जताई थी। मैनेजमेंट इसे कैसे देखता है? हाँ, ये सवाल उठा था। ऊंची ब्याज दरों पर उनका जवाब काफी दिलचस्प था। उनका मानना है कि इसका बिक्री पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों? उनका तर्क है कि कोविड के बाद लोगों की मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आया है। लोग अब सिर्फ बचत करने के बजाय बेहतर जीवन शैली पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। वे बेहतर सुविधाओं वाले बड़े घर चाहते हैं और उसके लिए थोड़ी ज्यादा ईएमआई देने से हिचकिचा नहीं रहे। और प्रतिस्पर्धा के बारे में क्या? मुंबई तो डेवलपर्स का गढ़ है। जहां तक प्रतिस्पर्धा की बात है, वे इसे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं दिखे। उनका तर्क है कि उनके असली प्रतिस्पर्धी बहुत कम है। कम है? हाँ, बड़े डेवलपर्स जैसे ओबेरॉय रियलिटी या लोढ़ा, वो आमतौर पर बड़े बड़े खाली प्लॉट खरीदकर टाउनशिप बनाते हैं। वे एक एक सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के झंझट में नहीं पड़ते। लेकिन ये कहना कि उन्हें प्रतिस्पर्धा की चिंता नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास नहीं लगता? मुंबई में छोटे और मंझोले डेवलपर्स की भी कोई कमी नहीं है। आपका कहना सही है और मैंने भी यही सोचा था, लेकिन उन्होंने इसे और स्पष्ट किया। उनका मुकाबला सिर्फ कुछ गिने चुने प्रतिष्ठित डेवलपर्स से है, जो उन्हीं की तरह 1 से 2 एकड़ के सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। अच्छा। और इस छोटी सी लीग में उनका 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें सबसे बड़ी बढ़त देता है। सही बात है। जब किसी सोसाइटी को चुनना होता है तो वह उसे चुनते हैं जिसका काम समय पर पूरा होने का भरोसा हो। आपने उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात की। एक निवेशक ने इसी से जुड़ा एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछा था कि किसी प्रोजेक्ट को शुरू से आखिर तक पूरा करने में असल में होता क्या है। जरा इस प्रक्रिया को समझते हैं। हाँ, और उन्होंने प्रक्रिया को बहुत साफ तरीके से समझाया। इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला, सोसाइटी टेंडर निकालती है और कई डेवलपर्स के प्रस्तावों में से किसी एक को चुनती है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 4 से 6 महीने लगते हैं। अच्छा, तो मतलब डेवलपर का चुनाव होने में ही आधा साल लग जाता है? बिल्कुल। दूसरा चरण है सरकारी मंजूरियों का। चुने जाने के बाद डेवलपर को बीएमसी जैसे विभागों से सभी जरूरी परमिट लेने होते हैं। इसमें अगर सब ठीक रहा तो लगभग 2 महीने लगते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी चुनने से लेकर सरकारी मंजूरी तक में ही लगभग 8 महीने लग जाते हैं। एकदम सही। और तीसरा और आखिरी चरण है निर्माण का। मंजूरी मिलने के बाद पुरानी सोसाइटी को खाली कराकर, उसे तोड़कर नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू होता है
और सदस्यों को उनके नए घरों का कब्जा देने तक लगभग 2 साल लगते हैं। तो पूरी प्रक्रिया में करीब करीब 2.5 से 3 साल। हाँ, और ये स्पष्टता और समय सीमा का पालन ही उनका सबसे बड़ा यूएसपी है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सार यह है कि मोदीज नवनिर्माण ने एक ऐसा व्यापार मॉडल बनाया है जो मुंबई की मुश्किलों का ही फायदा उठाता है। ये कर्ज मुक्त है, तेज है और भरोसेमंद है। बिल्कुल। और उन्होंने सबसे ऊपर अपनी प्रतिष्ठा को रखा है जो उन्हें भीड़ से अलग करती है। एकदम सही कहा। ये मॉडल मुंबई के लिए ही बना है, जहां नई जमीन मिलना लगभग नामुमकिन है। हजारों पुरानी सोसाइटियां हैं जो बेहतर घरों का इंतजार कर रही हैं। ये एक तरह से रियल एस्टेट की ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी है। मतलब जहां दूसरे डेवलपर जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वहीं ये बिना जमीन खरीदे एक नए बाजार पर कब्जा कर रहे हैं। उनका अब तक का सफर मजबूत रहा है, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होगी। असली परीक्षा से आपका क्या मतलब है? अब वे विस्तार कर रहे हैं, शेयर बाजार के मेन बोर्ड पर आ रहे हैं, नए और बड़े इलाकों में जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वे बड़े होने के दौरान भी इसी अनुशासन, इसी तेजी और क्वालिटी को बनाए रख पाते हैं या नहीं। स्केल करना हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है। हाँ, इस बातचीत में ESG और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए एक फाउंडेशन शुरू करने का भी जिक्र हुआ। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब ये कंपनी एक पारिवारिक व्यवसाय से आगे बढ़कर एक बड़ी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बनेगी, तो क्या सिर्फ तेजी से इमारतें बनाना ही काफी होगा, या मुंबई के भविष्य को एक स्थायी और जिम्मेदार तरीके से आकार देने के लिए उन्हें अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करना होगा? ये सिर्फ मुनाफे से आगे की बात है। हाँ, बहुत आगे की।